पासिंग मार्क 23 नंबर पाना था, 23 नंबर आपने वहाँ पर 35 से 40 नंबर पा लिया, तो इसमें ऐसे बड़ी बात क्या हो सकती है। 10 नंबर इधर मिला बहुविकल्पी का, 10 4 14 46 नंबर पूरा जोर से आ रहा है। ठीक, तो 3 ट्रिक में यही है कि आपको आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सफलता जय हिंद। आज के इस वीडियो में बताएंगे हिंदी में पूछना है तो क्या करें। ये देखिए हमारा बोर्ड एग्जाम का पेपर 2025 का है। ठीक है, इस पेपर से आपको सॉल्व कराएंगे, बताएंगे इसमें आपको क्या करना होगा कि एग्जामिनर आपको पास कर दे। पास ही नहीं करेगा, आपको अच्छा नंबर देगा। ठीक है, 40 से 45 अंक आप आसानी से मिल जाएगा। यदि अगर हमारे इस नियम को फॉलो किया तो आपको 50 अंक से नीचे नहीं मिलेगा। इसमें क्या होगा, बस ये 3 ट्रिक का फॉलो करना होगा। जो आपका एक तीन ट्रिक है, ठीक है, इसमें हम 3 ट्रिक बताएंगे, 3 नियम। यदि हमारे 3 नियम को यदि आपने फॉलो कर लिया, ठीक है, इस पेपर से पूरा सब बताएंगे आपको। तो आपको क्या करना होगा, ठीक है, आपको एग्जाम में 40 से 45 अंक आराम से देगा। एग्जाम देखिए आपको 70 में से आपका 70 नंबर क्या है, इस पेपर को आप 70 नंबर का है, ठीक, 70 नंबर का, तो 70 नंबर का, तो इसका पूरा आगे 70 में से आपको 40 से 45 अंक आसानी से मिल जाएगा। यदि अगर हमने आपने पूरा नियम जो हम तीनों नियम बताएंगे, ठीक है, तीनों नियम बताएंगे पूरी तरीके से यदि फॉलो किया, पूरा वीडियो देखा, आपको क्या होगा कि 40 से 45 अंक नहीं तो 50 अंक से नीचे नहीं मिलेगा, 50 अंक से ऊपर ही नंबर मिलेगा। हमने भी अपने एग्जाम में यह नियम को फॉलो किया था। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो पे हमारे पास जैसे डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो हमारे डिजिटल बोर्ड है, तो इसी की वजह से हम अपने पेपर और पेन से आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को पेपर चलते हैं। और देखिए हमारा 2025 हिंदी का पेपर है। ठीक है, कोड नंबर 801 BA है और 901 है। ठीक है, इसमें हम संपूर्ण जो आपका 3 नियम है और 3 नियम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए 3 नियम आपको आसानी से आपको समझाएंगे, और जो 3 नियम का यदि आपने फॉलो कर दिया तो आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिल जाएगा। यहाँ देखिए समय 3 घंटा 15 मिनट का पेपर को सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। इसमें हमारा देखिए टारगेट हमारा 100 लाइक का है। ठीक है, टारगेट हमारा 100 लाइक का है, 100 लाइक आप लाइक करवा दीजिए। ठीक है, इस वजह से आपको 15 मिनट परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आपको 15 मिनट क्या है, पेपर का भी पढ़ने के लिए है, और उसके बाद ठीक है 3 घंटे आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए है। तो ठीक है, तो आपको समान निर्देशांक आसानी से आप पढ़ लेंगे। इसमें समय न व्यस्त वो करते हुए और आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको खंड अ होगा, खंड ब होगा, अ में बहुविकल्पी प्रश्न होगा और ब में क्या होगा, वो वर्णात्मक प्रश्न होगा। ठीक है, जिसके आंसर देखिए हमारा खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें देखिए बहुविकल्पी में हमारा क्या है, देखिए बहुविकल्पी में हमारे जानते हो क्या है, बहुविकल्पी में इसमें से 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसमें से 20 क्वेश्चन, इसमें आपको क्या करना है, कैसा ट्रिक लगाना है, इसको हम आपको बताते हैं। इसमें 20 नंबर का होगा। यदि अगर मान लीजिए 20 नंबर का है और 20 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। यदि अगर मान लीजिए आपने 20 क्वेश्चन में से, ठीक है, 20 क्वेश्चन में से 10 नंबर इसमें से कर लिए, आसानी से कर लिए। ठीक है, 20 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन आसानी से कर लिए। ठीक है, अब 10 नंबर का, यानी आपको हम इसमें 10 नंबर आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न है, ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें से आपको 10 ठो करना है। ठीक है, 10 ठो करना है। यहाँ पे देखिए बहुविकल्पी खंड, जैसे देखिए पूछा है कि धूसवाणी नाटक के लेखक कौन थे, धूसवाणी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद जी है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी, इसमें देखिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें से मान लीजिए आपने इसमें से मान लीजिए 10 क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, इसमें से देखिए बहुविकल्पी आपका है 10 क्वेश्चन। या इसको लिखना कैसे, चलिए आपको बताते हैं। इसको लिखने के लिए आपको देखिए यहाँ पे कैसे कैसे लिखना है। सबसे पहले डालेंगे कि खंड अ, आपका जो भी खंड है, खंड अ डालेंगे। ठीक है, खंड अ डालेंगे। खंड अ में आपको क्या होगा कि पहले का, देखिए पहले का जो है वैसे लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए पहले का कौन सा था, यहाँ देखिए पहले का, इसमें से पहले का बी था। ठीक है, पहले का बी था। देखिए तो इसमें से इसमें आपको कैसे लिखना पड़ेगा, देखिए इसमें से पहले का, यहाँ पे देखिए यहाँ से बी देखिए यहाँ पे पहले का बी। ठीक है, पहले का बी, यहाँ से ब्लैक पेन से, देखिए अभी ब्लैक पेन से अब इसे ब्लैक पेन से और ब्लू पेन से दोनों से लिख सकते हैं। जैसे देखिए पहले का बी यानी जयशंकर प्रसाद। ठीक है, दूसरे का डी, यहाँ पे देखिए ए और बी सी डी दिया है, तो ए और बी सी डी से आपको लिखना पड़ेगा। अगर गिनती से लिखना होगा, ठीक है, ऐसे दिया रोमन अंक दिए देता है, तो रोमन अंक से यानी पहले का बी, तो एग्जामिनर आसानी से आपको उसको दिख जाएगा। तो आपको तुरंत खटाखट आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन एक दिया है, देखिए जैसे मुंशी प्रेमचंद के वो महत्व किस रूप में है, इसमें नाटक का, तो इसमें आपको क्या करना है, ऐसे लिखना होगा। ये नहीं कि ये नहीं कि आपको
क्वेश्चन ही उतारना शुरू कर दे, क्वेश्चन और नहीं उतारना पड़ेगा। जो भी है, जैसे परीक्षा गुरु को उपन्यास के आगे लेखक है, रामचंद्र जी के आगे रचनाकार है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों बहुविकल्पी पे खंड अ डालने के बाद, खंड अ डालने के बाद आपको क्वेश्चन का, ठीक है, क्वेश्चन पहले का बी, दूसरे का डी हो गया, तीसरे का कौन सा है, चौथे कौन सा है, पाँचवें कौन सा है, बस ऐसे नाम लिख दीजिए, ठीक है। बस आपको यही बस नहीं डालना होगा कि पहले का बी है, दूसरे का डी है, ये नहीं कि नाम ना लिखे, नाम भी लिखेंगे तो उसको एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आप आगे इतने पे आपको देखिए 17 क्वेश्चन यहाँ पे होगा, ठीक है, 17 क्वेश्चन। यहाँ पे पूरा 20 क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी होगा, 20 क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी हो गया ना। तो उसके बाद आ जाएंगे खंड ब। अब हमारा प्रश्न खंड ब से शुरू होगा, ठीक है। अब यदि अगर मान लीजिए, यदि अगर आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, टाइम नहीं है तो आप खंड ब से शुरू करेंगे, ठीक है। तो खंड ब में आगे, तो खंड ब में हमारा वर्णनात्मक प्रश्न, वर्णनात्मक प्रश्न में गद्य है, क्या है, वर्णनात्मक प्रश्न में हमारा गद्य है। देखिए गद्य में इसमें से 3 प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा आपको, 3 प्रश्न उतना देना पड़ेगा। देखिए उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, हमारे देश के, वो देश का प्राण क्या है, रेखांकित इसकी व्याख्या कीजिए। इसमें से आपको 3 क्वेश्चन दिया रहेगा। यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा। देखिए उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ, संदर्भ लिखने के लिए कंपलसरी रहेगा, आपको रेखांकित इसकी व्याख्या करने के लिए कंपलसरी रहेगा। यही बस क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन है यहीं आपको बदल जाएगा। इसमें से आपको देखिए 6 नंबर मिलेगा, ठीक है, 6 नंबर आपको का क्वेश्चन है यहाँ पे, 6 नंबर। यहाँ पे देखिए 6 नंबर का है ये। अब 6 नंबर से यदि मान लीजिए, तो देखिए वो प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का है, ठीक है, 3 ठे प्रश्न है, एक को प्रश्न पे आपको 2 नंबर मिलेगा, 3 दूना 6 नंबर आपका होगा। या तो अथवा पे, या तो इसे कीजिए या तो इसे कीजिए, ठीक है, दोनों। तो यहाँ पे देखिए अब इसको कैसे करना होगा, ठीक है, यहाँ पे कैसे करना होगा, कैसे नियम लगाना होगा पहले का, ठीक है। आप देखिए दूसरा नियम क्या है, देखिए यहाँ पे जैसे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या पहला, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या देखिए आपको खंड ब में थे, खंड ब डाल देना है, खंड आ डाले थे, खंड ब डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या पहला, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या पहला। यहाँ देखिए प्रश्नोत्तर संख्या पहला, खंड ब का प्रश्नोत्तर संख्या पहला है, ठीक है। देखिए खंड ब का प्रश्नोत्तर संख्या पहला। तो इसमें से देखिए अब हमने अथवा का किया है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए अथवा का कर रहे हैं, अथवा का कर रहे हैं तो आपको अथवा डालना पड़ेगा। यदि अथवा डाले रहेंगे तो उसको आसानी से समझ में आ जाएगा, मेन नहीं किया है, अथवा किया है, ठीक है। तो यहाँ पे याद है संदर्भ इसमें क्या है, संदर्भ में आपको क्या करना है, आसानी से आपको याद करना नहीं है यार, आसानी से समझ में आ जाता है कि प्रस्तुत गद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड से, जिससे गद्य से लिया गया है तो गद्य खंड से लिया गया है। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है तथा इस पाठ का नाम ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, यही है। ये क्या है, आपका संदर्भ है, ऊपर एक गद्य का संदर्भ लिखिए, आपने संदर्भ लिख दिया, ठीक है। अब क्या बोला कि मनुष्य क्यों दुख क्यों भोगता है, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब यही अब संदर्भ तो लिख देते हैं, संदर्भ चैप्टर का नाम लिखना है, लेखक का नाम लिखना है, यही लिखना है, ठीक है, चैप्टर का नाम, लेखक का नाम, यही हमारा संदर्भ है। अब उसमें मेन आता है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंक की व्याख्या देखिए, रेखांकित अंश क्या है, यहाँ से है ना। देखिए यहाँ पे आप रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए कैसे करते हैं, देखिए आपको नहीं समझ में आया, देखिए आसानी से देखिए। यहाँ जैसे बोला है कि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, देखिए यहाँ पे आया है ईर्ष्या, ईर्ष्या यानी जलन होता है किसी को देख करके, ठीक है, दुखी होना, ठीक है, इस जगह। तो कुछ ऐसे मनुष्य हो, यहाँ पे मनुष्य लिखा है, आप मानव लिख दीजिए, ठीक है, मानव लिख दीजिए, वही हो गया। तो जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेते, यानी आप इसको ऐसे ही लिखे ना, आपको ठीक इसी लाइन को देखे ना, जिस मनुष्य को जिस मानव के हृदय में ईर्ष्या यानी घृणा, ईर्ष्या यानी घृणा, अब ईर्ष्या घृणा भी कहते हैं, ठीक है, घृणा घर बना लेती है, वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठा पाता जो उसके पास मौजूद है, ठीक है। तो आप ऐसे आसानी से लिख सकते हैं, इसको पलट के भी लिख सकते हैं कि ना मनुष्य, ठीक है, यहाँ पर आसानी से हम देखिए मनुष्य हो गया उन चीज़ों का, ठीक है, उन चीज़ों का आनंद नहीं उठा पाता जो उसके पास मौजूद है, यदि उसके घर में ईर्ष्या घर बना लेती है, आसानी ऐसे घुमा फिरा कर, यानी इसी लाइन को आपको घुमा फिरा कर लिखना है, ठीक है। बल्कि उन वस्तुओं को दुख उठाता है जो दूसरे के पास होता है, दूसरों को देख करके वह दुखी हो जाता है, ठीक है, दूसरों से अपनी तुलना करता है। तो ऐसे शब्दों का आपने चयन कीजिए, ठीक है, या तो यही लाइन ही उतार दी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ इससे कुछ अलग होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मान लीजिए जैसे बल्कि उन वस्तुओं का दुख उठाता है जो उसके पास है, तो इसमें से मान लीजिए 2-4 अक्षर अपने से इसमें जोड़िए, अपने से जोड़ेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, जाना कि हाँ बोलेगा कि बच्चे ने अच्छा से
इसका, ठीक है, मैं रखेंगे इसका व्याख्या किया। मनुष्य दुख क्या भोगता है? मनुष्य क्या, देखिए यहाँ पे देखिए मनुष्य दुख, यहाँ पे देखिए मनुष्य दुख, मनुष्य दुख शब्द इसमें कहाँ है? ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, उन चीज़ों से आनंद उठा पाता है, ठीक है, बल्कि दूसरे देख कर दुख भोगता है। बस यही मनुष्य क्यों दुख भोगता है, ठीक है, उन वस्तुओं से, यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ इसी लाइन को लिखिए, उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरे के पास है। आसानी से आपको आंसर मिल गया, यही लिखिए, ठीक है, आसानी से आंसर मिल गया। तो आपको नहीं समझ में आ रहा है वो इसके लिए है, ठीक है, आसानी से। अब देखिए इसमें से आपका देखिए यहाँ पे आपका इतना आंसर हो गया। अब देखिए हमारा यही था, ठीक है, फर्स्ट। अब देखिए सेकेंड, अब सेकेंड रूल क्या कहता है, यहाँ पे देखिए सेकेंड वाले में। अब देखिए आगे वो गध का, देखिए गद्यांश का पद्यांश का, क्या पद्यांश में ठीक यही नियम लगाना है, ठीक है, बोलना है कि उपयोग गद्यांश संदर्भ लिखिए। देखिए संदर्भ किस चैप्टर से लिखा है ये तो आपको याद करना पड़ेगा, याद इसको देखना पड़ेगा। आपको वही बोले थे पहले ही, आपको कुछ ना कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। देखिए इसमें जो 6 नंबर का है, कुछ पढ़े रहेंगे तो इसको देखेंगे, ठीक है, इस कविता को देखेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन का उपयोग गद्यांश का संदर्भ, यदि अगर मान लीजिए संदर्भ नहीं आ रहा है, संदर्भ को छोड़िए, ठीक है, संदर्भ को छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें से हम पहले बहुविकल्पी प्रश्न 10 नंबर पाए थे, ठीक है, यदि अगर मान लीजिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आपको मान लीजिए से संदर्भ नहीं आ रहा है, ठीक है, संदर्भ नहीं आ रहा है, अपने क्वेश्चन का आंसर तो आ रहा है, इसी से मिलेगा। रेखांकन अंश की व्याख्या आपने कर दी, यानी 2 यानी आपको 6 नंबर में से आपको देखिए 4 नंबर आपको मिल गया, 6 नंबर में से आपको 4 नंबर मिला। संदर्भ का हम नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि उस संदर्भ को याद करना पड़ता है, चैप्टर का नाम, लेखक का नाम देख करके समझना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे पदांश का देखिए, पदांश में वही है, मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त है, रेखांकन अंश की व्याख्या की। देखिए यहाँ पे रेखांकन, निर्गुण कौन देश, निर्गुण, ठीक है, निर्गुण कौन देश को बासे, मधुकर कहीं समुझाई सो है, बुझती साँझ नहासे। तो इसको आपको क्या करना है, तो इसको अपने भाषा में लिखना है। अपने भाषा में क्या, इसी को देखिए अगर नहीं आ रहा है ना समझना है, इसी को ना अपने हिसाब से लिखिए। जैसे निर्गुण कौन देश के वासी, निर्गुण किस देश का वासी है, इसमें लिखिए कवि का कहना है, यहाँ से शुरू करेंगे कि कवि का कहना है, ठीक है, कवि कहना है कि निर्गुण किस देश का वासी है, मधुकर कहीं मधुकर कहीं समुझाए सवदय। इसमें कवि कह रहा है कि मधुकर कहीं से सुजाई सौ दय है, वो बुलांजी साँच नहासी, हंसने के लिए। ऐसे ही आपको बनाकर लिखना है, ये नहीं कि छोड़ देना। मान लीजिए देखिए बना के लिख दिए, ठीक है, रेखांकन उसकी व्याख्या की, आपने संदर्भ नहीं लिखा है, रेखांकन उसकी व्याख्या कर दिए, ठीक है, इसमें और उसके बाद क्या रेखांकन इसकी व्याख्या, आवश्यक पदार्थ से मधुकर शब्द, इस क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिए। यहाँ आप देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे। मधुकर में वो पदार्थ में मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, बोला है मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पे देखिए मधुकर कहीं सुझाए न वासे, ओ बुझंती साच न। अब यहाँ पर ऐसे आंसर लिखिए, पदनाम से मधुकर शब्द यहाँ पे देखिए मधुकर कहीं समुझाए सहोदय है, बुझती साच है। मधुकर शब्द प्रयुक्त किया गया है कि मधुकर कहीं समुझाए सहोदय है, बुझती साच न हासी। अब देखिए यहाँ पे कहीं पे मधुकर शब्द नहीं है, देखिए मतलब आपको इसी लाइन को उतार दीजिए, इसको, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्नों का आंसर बनता है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए इसमें से 6 नंबर का भी है, 6 नंबर का भी है, मान लीजिए इसको आपने रेखांकन इसकी व्याख्या किया, ठीक है, रेखांकन व्याख्या किया और रेखांकन से मधुकर वो प्रश्नों का उत्तर दिया। अगर मान लीजिए आपको एग्जामिनर इसमें से आपको नहीं समझ में आ रहा है कि 2 नंबर दे दिया, 2 नंबर आपको मिल गया, आपने लिखा हुआ है 2 नंबर आपको मिल गया, ठीक है, 2 ही नंबर हम जोड़ते हैं। देखिए आप कितना नंबर बन जाता है, 2 नंबर। अब यहाँ देखिए अथवा में दिया है उसी को। अब झांसी की रानी के लिए, झांसी की रानी तो आप ऐसे पदांश में संदर्भ लिखिए, ठीक है। यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे संस्कृत का गया, देखिए संस्कृत का गया, संस्कृत में आप क्या बोल रहा है, संस्कृत में आपको इसमें क्या करना है कि इसमें से अनुवाद करना है हिंदी में। देखिए ये भी देखिए 5 नंबर का है, ठीक है। संदर्भ लिखे, संदर्भ लिख का 2 नंबर और 3 नंबर का, 3 नंबर क्या है वो रेखांकन इसकी व्याख्या। अगर मान लीजिए संदर्भ नहीं आ रहा है लेकिन रेखांकन इसकी हमने व्याख्या की है, तो संस्कृत है यार, अस्माकम अस्माकम, तो इसके आप अपने हिसाब से आप कुछ न कुछ तो पढ़ाए होगा, संस्कृत में कुछ लोग पढ़ाए, नहीं समझ में आ रहा है यार ना,
अस्माकं से, तो इसी को हिंदी में ही बना कर लिखिए। मान लीजिए इसी को हिंदी में आपको बना कर लिखिए, ठीक है, अपने हिसाब से लिखना हिंदी में। अब यहाँ पे हिंदी में लिख दिए, तो इसमें देखिए 3 तो 5 नंबर का है। यदि अगर मान लीजिए इसमें से आपको 5 नंबर 3 ही नंबर दे दिया, अब हम संदर्भ नहीं जोड़ रहे हैं, ठीक है, संदर्भ नहीं जोड़ रहे हैं, संदर्भ का नंबर इसमें से 3 नंबर आपको मिल गया, ठीक है। इयम नगरी विधवा यह नगरी, ठीक है, यह नगरी विविध निर्माण संगम स्थली है, महात्मा बुद्ध तीर्थगणम तो महात्मा, तो ऐसे ही लिखेंगे तो आसानी से आपको समझ नहीं आ रहा है तो संस्कृत का है लिखिए, लेकिन 1-2 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो 3 नियम है, ठीक है, 3 नियम है, उसको भी आपको बताएंगे क्या करना होगा पेपर में, ठीक है। यहीं पे दिए गए संस्कृत पदांश में किसी एक संदर्भ का, ठीक है, संदर्भ सहित अनुवाद, संदर्भ सहित अनुवाद करें। देखिए इसमें संदर्भ सहित अनुवाद करेंगे, यहाँ पे देखिए संदर्भ सहित अनुवाद करेंगे, तो अनुवाद करने के लिए इसको तो आसानी से आपको समझ में आता ही होगा, ठीक है। संदर्भ लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, संदर्भ हम नहीं जोड़ रहे क्योंकि संदर्भ को आपको याद करना पड़ेगा। हिंदी में अनुवाद, तो इसको हिंदी में भी अनुवाद कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, इसे ही उतारिए 2-3 बार, ठीक है, इसे ही 2-3 बार उतार दीजिए। तो मान लीजिए वो अनुवाद का आपका 3 नंबर दे रहा है, 3 नंबर में से आपको, ठीक है, 3 नंबर में से उसको 2 नंबर हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, 2 नंबर इसको लिखेंगे तो आपको 2 नंबर या 1 नंबर, ठीक है, 2 नंबर या 1 नंबर, ठीक है। आगे चल के आपको बताएंगे 2 नंबर या तो 1 नंबर इसका लिखे रहेंगे, आपको कापी छोड़ना नहीं, भरना कापी, ठीक है, कापी में हर प्रश्न को आपको लिखना है, छोड़ना नहीं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां तो कंपलसरी है, ये तो 100% है, ठीक है, एकदम कंपलसरी है। ज्योति जवाहर खंड आपके यहाँ से आ रहा है, जैसे पहला देखिए मुक्ति दूत खंड काव्य साधा है महात्मा गांधी का चरित्र चित्र, तो हमारे तरफ देखिए, हमारे तरफ है ना ज्योति जवाहर खंड। आप कमेंट में बताइएगा कि आपकी तरफ कौन सा है, ठीक है, आपकी तरफ कौन सा है। देखिए यहाँ पे 3 एकम में 3 नंबर का है, 3 नंबर कंपलसरी है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, इसको आपको याद करिए ज्योति जवाहर खंड, इसको 3 नंबर पक्का कंपलसरी है क्योंकि इसको जोड़ना भी पड़ेगा 3 नंबर, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देखिए हमें जीवन परिचय में देखिए पहला जीवन परिचय में देखिए रूल लगाएंगे। यहाँ पे ज्योति जवाहर खंड का देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है। अब आएगा जीवन परिचय, लेखक का, यहाँ देखिए लेखक का जीवन परिचय, यहाँ एक कवि का जीवन परिचय। अब इसमें क्या करना है, लेखक के जीवन परिचय, ये भी देखिए भाई साहब एक कंपलसरी है, ये भी, इसका भी देखिए हम 5 नंबर और इसका भी 5 नंबर जोड़ेंगे क्योंकि ये कंपलसरी है, 5 नंबर प्लस 5 नंबर। अब यहाँ देखिए कैसे इसको लिखना है, तो सबसे पहले वो छोटा में से संक्षिप्त परिचय लिखिए, फिर जीवन परिचय लिखिए। संक्षिप्त परिचय में इनका जन्म मरण, ठीक है, कहाँ तक पढ़ाई किए थे, ठीक है, माता पिता का नाम, बस यही था, जन्म मरण हो गया, माता पिता का नाम, ठीक है। अब उसको रचना 1-2 ठो लिख दीजिए बस। यहाँ पे रचना का नाम, एक रचना में 2 नंबर और जीवन परिचय लिखेंगे, इसको 3 नंबर। इसमें देखिए अब जैसे रामधारी सिंह दिनकर हो गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गया, जयशंकर प्रसाद, यदि अगर मान लीजिए इसमें जो भी दिया गया है, इन तीनों का जो 3 ठो दिया गया है, इनमें से आपको कोई भी नहीं आ रहा है, कोई किसी का भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे मान लीजिए इसमें इंशाअल्लाह खां का आ गया, इंशाअल्लाह खां का जीवन परिचय लिखिए, तो उसमें आप क्या करेंगे, जो भी आपको आ रहा है उन्हीं का जीवन परिचय लिखेंगे, इसे सब छोड़ देंगे, ठीक है। एक जीवन परिचय आप याद कीजिए, ठीक है, एक जीवन परिचय आप याद कीजिए, उसी को, ठीक है, लिखिए। ये नहीं कि 2-4 ठो अपने जीवन परिचय लिखे वो याद करना शुरू करें, 2-4 ठो आपको याद करना नहीं है, सिर्फ एक ही, ठीक है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर का, तो रामधारी सिंह दिनकर का ही आप याद कर लीजिए। यदि अगर आपके पेपर में रामधारी सिंह दिनकर का नहीं आया, कोई डरना नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर लिख करके प्रश्न के अच्छे जीवन परिचय रामधारी सिंह दिनकर लिख करके अपना आ जाइएगा, गारंटीज कहते हैं, 100% कहते हैं आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे निम्नलिखित में कवियों में भी वही करना है आपको, जो भी दिया गया, जैसे हम तुलसीदास, मधेश्वर गुप्त, महादेवी वर्मा दिया, आपको सूरदास जी का है, तो सूरदास जी का आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अपने पाठ्य पुस्तक कंठस्थ एक श्लोक लिख, आप देखिए अब एक श्लोक है, ये भी तो कंपलसरी है, ठीक है, ये भी एक कंपलसरी है, तो आपको एक श्लोक, ठीक है, इसका भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपलसरी है, ये सब क्वेश्चन कंपलसरी है। इसको भी देखिए यहाँ देखिए 8वां का, इसमें मित्र के अपने प्रार्थना पत्र या 2 दिन के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र, अब यदि प्रार्थना पत्र लिखेंगे तो आपको 2 ठो प्रार्थना पत्र यहाँ थे, मान लीजिए जैसे प्रार्थना पत्र हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए अपने भाई की शादी के लिए आमंत्रण रहते हो प्रार्थना पत्र, आप एक ही प्रार्थना पत्र याद कीजिए, ठीक है, एक ही, ठीक है, एक प्रार्थना पत्र या अवकाश लेने हो तो प्रधानाचार्य को सिर्फ प्रार्थना पत्र,
इसको एक ही यहाँ पे बचाने के अवकाश लेने हो तो प्रार्थना पत्र आप याद कीजिए, इसी को आप याद कर लीजिएगा 2 दिन अवकाश के लिए, इसी को पेपर में लिख दीजिएगा। यहाँ पे चाहे जिसके लिए भी आया हो, ठीक है, चाहे जो प्रश्न आया हो, ठीक है, यहाँ पे देखिए तो आप उसी प्रार्थना पत्र को आपको लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए जीवन परिचय में हमने कहा था कि आय किसी का, लेकिन आप जो याद किए हैं लिखना उन्हीं का है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार इसमें आय प्रश्न कुछ भी, लेकिन आपने जो याद किया है लिखना वही है, ठीक है। तो इसमें से 4 नंबर हमको जोड़ना पड़ेगा। देखिए प्लस 4 नंबर, 4 नंबर देखिए इसका भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न दिया है कुछ, हमने लिखना है जो हमने याद किया है, ठीक है। यहाँ पे संस्कृत में उत्तर दीजिए, इसको भी आपको लिखेंगे, ठीक है। 2 प्रश्नों का उत्तर है, इसको हम नंबर नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि ये संस्कृत में उत्तर देना है। आपको याद है कि नहीं याद है तो आप क्या करेंगे, लेकिन आपको उत्तर दीजिएगा, ठीक है। ये नहीं कि छोड़ के यार चले आए। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित एक विषय पर निबंध लिखिए। आपको निबंध 100% लिखना है, ठीक है। निबंध आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो निबंध का ही नंबर हम जोड़ेंगे। निबंध का देखिए 7 नंबर है, तो आपको राइटिंग वाइटिंग के हिसाब से काटेंगे पीटेंगे, ठीक है। तो आपको 6 नंबर हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। 6 नंबर या तो 5 नंबर, ठीक है, इसमें जोड़ रहे हैं। तो निबंध आपको निबंध में से लिख करके एक बात याद रखना कि निबंध में आपको हेडिंग डालनी है। जैसे साहित्य और समाज का, साहित्य और समाज में 2-3 ठो हेडिंग डाली। ये नहीं कि जी वो निबंध लिख के साहित्य और समाज लिख करके, ठीक है, यहाँ पे जैसे निबंध लिख करके और फिर, ठीक है, अब यहाँ पे साहित्य और समाज लिख करके या फिर यहाँ से फिर लिखना शुरू कर दे। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे उसका परिचय लिखिए, ठीक है, परिचय लिखिए, फिर यहाँ पे हेडिंग डालिए उसके विषय में, फिर यहाँ उसके विषय में हेडिंग डालिए, 2-3 ठो हेडिंग। यदि अगर मान लीजिए हेडिंग आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे भी लिखेंगे। जब ऐसे लिखेंगे थोड़ा सा नंबर कटता है, ठीक है। आपका हैंड राइटिंग भी अच्छी होगी, सब कुछ अच्छी होगी, फिर भी नंबर काट लेते हैं। इसीलिए यहाँ से 5 नंबर या तो 6 नंबर इसमें मिल जाएगा। देखिए आपको इतना नंबर आसानी से मिल गया। अब देखिए, ठीक है, इतना आपको आसानी से नंबर मिल गया। अब यहाँ पे नंबर देखिए जोड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना आपको नंबर मिल गया। देखिए 10 नंबर इधर मिला, बहुविकल्पी का 10 4 14 हो गया, 14 और 2 16 हो गया, ठीक है। और 16 हो गया, 16 3 19 होगा, 19 और 2 21 और 9 2 11 21 होगा, 21 और 3 हो गया 24 होगा, 24 और 5 हो गया 29 हो गया, 29 और 5 कितना हो गया, ठीक है, 29 और 5 14 34 हो गया, 34 और 2 हो गया कितना हो गया 34 2 और 36 हो गया, 36 4 40 हो गया, ठीक है। 36 और 4 40 46, यानी यहाँ देखिए 46 नंबर पूरा जोर से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसमें यदि एक नंबर मिल गया और इसमें 5 नंबर ही मिल गया तो 46 में तो 44 नंबर देखिए आपको मिल गया। हमने आपको पहले ही बोला था कि आपको 40 से, ठीक है, 40 से 45 अंक या तो 50 अंक आसानी से मिल जाएगा। यदि अगर मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए इतना आपने किया, इसमें हमने 44 नंबर आपको आ रहा है, ठीक है, आ रहा है। यदि अगर इसमें से कुछ नंबर आप कटौती कर देते हैं, ठीक है, और नंबर की कटौती कर देते हैं, यदि अगर मान लीजिए आपको 23 नंबर देखिए पासिंग मार्क है, यदि अगर इसी स्ट्रैटेजी से अगर आप सवालों को हल करते हैं तो आपको अगर 35 नंबर मिल जा रहा है, ठीक है, 30 नंबर मिल जा रहा है तो आपको बेनिफिट ही है। 30 नंबर मिला, 35 नंबर मिल गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, यदि अगर मान लीजिए 35 से 40 नंबर भी मिल गया तो आपको क्या बेनिफिट ही है ना, आसानी से आपको आसानी से इतना नंबर मिल जाए। यानी आपको जहाँ पर आपको पासिंग मार्क 23 नंबर पाना था, 23 नंबर आपने वहाँ पे 35 से 40 नंबर पा लिया, तो इसमें ऐसे बड़ी बात क्या हो सकती है, ठीक है। इतने से आसानी से अब जो हमने जो ये 3 ट्रिक बोल रहे थे, तो 3 ट्रिक में यही है कि आपको जो है पेपर को, ठीक है, पेपर कापी को, ठीक है, पेपर को खाली नहीं छोड़ना है, पहला नंबर, ठीक है, पहला नंबर पेपर कापी को खाली नहीं छोड़ना है, प्रत्येक प्रश्नों को हल करना है। और दूसरा क्या है कि देखिए दूसरा क्या है कि आपको पेपर आपका, ठीक है, पेपर आपको साफ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है, राइटिंग होनी चाहिए अच्छी से और कटिंग फटिंग नहीं होनी चाहिए। और तीसरा क्या है एग्जामिनर क्या देखता है पेपर में, ठीक है, एग्जामिनर क्या देखता है, एग्जामिनर आपको पेपर कापी में यही देखता है कि आपकी पेपर कापी, ठीक है, पेपर कापी खाली ना हो, ठीक है, खाली ना हो। यही आपको आप ही बताइए, ठीक है, आप ही बताइए कि जैसे ये हमारा पेपर है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए पेपर है। यदि अगर मान लीजिए इसमें से एक पेज में यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा पेज खोले हम देखिए यहाँ पे खाली है, तो यहाँ देखिए जैसे खाली है तो इसमें से हम आपको नंबर क्या देंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको नंबर क्या देंगे, आपको
खाली है तो उस काट करके आगे बढ़ जाएंगे ना। तो ठीक इसी प्रकार से आपको देखिए पेपर कापी आपका जैसे भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ जैसे भरा हुआ है, आपने कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ भी लिखा है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपने 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपने कुछ लिखा है 4 लाइन, ठीक है, 4 ही लाइन लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा है, तो एग्जामिनर आपको 1 से 2 नंबर देगा। ये नहीं कि काट देगा, काटेगा नहीं, आपको 1 से 2 नंबर देगा। एग्जामिनर भी इंसान है, वो भी अपने बच्चों को फेल नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को बंद करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, हमारा टारगेट साथी है 100, हाँ वो 100 लाइक का, ठीक है, 100 लाइक का, तो 100 लाइक का करवा दिया। किसी अगर और सब्जेक्ट का चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। आपका पेपर कब है हिंदी का, ठीक है, 18 फरवरी का, 18 फरवरी से हिंदी का पेपर है। तो जाइए, ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम को, आशा करेंगे एग्ज़ाम आपका अच्छे से जाएगा, ठीक है। किसी और सब्जेक्ट का चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।